1822. Page 49.54G available. 0002 out of list. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं संदीप त्रिवेदी हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 292 लेकर के। और आज 7 मई 2024 की कहानी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो चीज़ें अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। 20 मई भी नज़दीक है। 8 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और 8 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 4 वर्ष पूरे होने की कहानी सुनाने का अवसर मिल रहा है। एक तो सूचना ये कि जस्टिस फॉर कुलवंत इस वीडियो को आप सब ने जो मान दिया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। लेकिन वाकई में इस हादसे ने कई सारे प्रश्न खड़े कर दिए और इरादा तो ये था कि कुलवंत की ये मुहिम पूरे देश भर में पहुँचे, इसीलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड किया 290 में और सिर्फ कुलवंत की ही बातें की। और आप सबका आभार इस बात के लिए भी कि एक अच्छी मुहिम के लिए बनाया गया वीडियो रिकॉर्डिंग क्लब की इस कहानी का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला या सुना जाने वाला वीडियो बन गया। लेकिन अभी तो मुझे लगता है ठीक से शुरुआत भी नहीं हुई है। जो मुहिम कुलवंत छोड़ करके गए हैं, उस मुहिम को हम सबको मिल कर के आगे बढ़ाना है। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे, मैं बार बार रिपीट तो क्या ही करूं। खैर, अब लौटते हैं अपने उसी विषय पर। मैंने आपको कल कहा था कि ये अंतिम प्रयास था जब रिकॉर्डिंग क्लब की एक तरह से कहूँ एडमिन टीम या कोर टीम या संचालक समिति, ये नाम भाई हमारे विनोद गढ़वाल लेकर के आए थे पहली बार, संचालक समिति वाला। वरना तो क्या ही संचालक और क्या ही समिति, कुछ अते पते ही नहीं थे। बस चल रहा था, कर रहे थे काम। तो उस एडमिन टीम को जोड़ने का प्रयास था, आखिरी कोशिश थी। लेकिन ये आखिरी कोशिश अगर मैं कहूँ कि सफल नहीं रही तो कुछ गलत नहीं होगा। हाँ, कार्यक्रम पुरजोर तरीके से सफल रहा और इस कोशिश के बहाने पहला ऑनलाइन प्रोग्राम भी हो गया। वो सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य ये भी था कि ये परिवार यूं ही बना रहे, बढ़ता रहे, फलता फूलता रहे। मगर हुआ भी ये सब, लेकिन उस कुनबे के बहुत सारे साथी स्वतः ही मौन हो गए। खैर, तो अब जब ये तय हो गया कि प्रोग्राम करना है तो फिर प्रोग्राम की रूपरेखा भी बनाई जाने लगी। ऑनलाइन की दुश्वारियां भी दूर हो गई, सब कुछ हो गया। तो चूंकि उजास भाई के साथ में मुझे उन्हें ये बताना था कि कब किसका नंबर है, कब कौन बोलेंगे, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा दरअसल क्या है। तो इसलिए इस कार्यक्रम में मुझे पर्दे के पीछे रहना पड़ा काफ़ी देर, ज़्यादातर टाइम। टेक्निकली पूरा उजास भाई ही संभाल रहे थे कि किसे म्यूट करना है, अनम्यूट करना है, या कहीं कोई दिक्कत नहीं आ जाए। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था। तो
विनोद भाई को इस कार्यक्रम के संचालन की जिम्मेदारी मिली। विनोद भाई ने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया। अब जब संचालक तय हो गए तो फिर कार्यक्रम कैसे शुरू किया जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था उन दिनों, अभी एकता की आवाज़ प्रतियोगिता में बताया था कि अक्षिका कारेलिया जी बड़ी सक्रिय थी हमारे इस परिवार में, सांस्कृतिक संध्याओं में भी लगातार आती रहती थी। तो उनसे आग्रह किया गया कि आप और कल्पेश जी सरस्वती वंदना से शुरुआत करें इस कार्यक्रम की, और उन्होंने भी इस आग्रह को स्वीकार कर लिया। उनकी हालांकि कुछ नेटवर्क की दुश्वारियां रही, लेकिन सरस्वती वंदना के साथ हे शारदे माँ से उन्होंने शुरुआत की। और एक हमारे साथी हैं शिवशंकर कपूर जी, जो आज तक भी हैं हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हालांकि वो अपने आप को बड़ा सीमित रखते हैं क्योंकि राजनीति में कुछ ज़्यादा सक्रिय हैं वो, इस वजह से। तो शिवशंकर कपूर जी ने स्वागत उद्बोधन दिया। जो रिकॉर्डिंग क्लब का थीम सॉन्ग है वो प्ले करवाने का प्रयास किया गया, मगर टेक्निकली हुआ नहीं, थोड़ी देर बाद हुआ। फिर उजाज भाई ने उसको किया, लेकिन आवाज़ बड़ी अच्छी नहीं आ रही थी। आज मेरी भी आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी। आज पता नहीं क्यों कुछ थकान सी महसूस हो रही है। तो खैर, शिवशंकर कपूर जी के साथ साथ इसमें मेरा भी उद्बोधन था, और फिर असली कहानी शुरू होती है। अब जब इस प्रोग्राम को डिज़ाइन जो किया हमने, इस हिसाब से किया था हम लोगों ने कि लोग केवल ये ना देखें कि यार कोई मनोरंजन हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को भी मिल रहा है। तो सोशल डिस्टेंसिंग की चुनौतियाँ, ये विषय पर बात करने के लिए श्री अर्पण जी तैयार हुए, अर्पण चौधरी जी। शिक्षा में चुनौतियों के लिए सूर्य प्रकाश शर्मा सर से अनुनय विनय किया गया, और बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों के लिए एक श्याम शर्मा हैं इंदौर मध्य प्रदेश में, उनसे आग्रह किया गया। इसके अलावा रिकॉर्डिंग क्लब से क्या मतलब लाभ मिल रहा है या जो भी है, उस पर सृष्टि जैन ने अपने विचार व्यक्त किए। ऐसी एक कोल्हापुर महाराष्ट्र की एक लड़की हैं, सरनेम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन श्रद्धा ने एक गीत प्रस्तुत किया, और अली भाई ने भी विचार व्यक्त किए, प्रतीक भाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए। तो अगर मैं कहूँ कि श्याम भाई तो खैर तब भी सक्रिय नहीं थे, आज भी नहीं हैं। उनसे वैसे भी आग्रह किया गया था, उन्हें बुलाया गया था, जितना उनका रोल था वो उन्होंने किया, और ठीक है। मतलब सूर्य सर और अर्पण जी के बारे में आप समय समय पर सुनते ही रहे हैं। बाकी अली भाई आज तक हैं, अब तो कोर टीम में भी हैं, तब स्टूडेंट थे। प्रतीक भाई का भी कुछ मामला ऐसा ही है कि उन्होंने एक फिक्स कर रखा है कि मुझे कितना मैं कर सकता हूँ। उस लिमिट को ना तो वो क्रॉस करते हैं ना होने देते हैं, ताकि ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। और ये मुझे अच्छी बात लगती है, क्योंकि करना है तो ठीक, नहीं करना है तो ठीक। कुछ लोग बीच वाले होते हैं, वो गड़बड़ हो जाती है वहाँ बात। और प्रतीक भाई जब से जुड़े हैं पुष्कर कन्वेंशन से, तब से जैसे थे वैसे ही हैं आज भी। अभी भी जैसे ऐप को लेकर के मुसीबत आई तो उन्होंने बहुत भरपूर सहयोग दिया उसमें, और अभी भी देख रहे हैं उस चीज़ को, कहीं कुछ दिक्कत आ जाती है तो। और जहाँ पे डेवलपर नहीं कुछ कर पा रहा था, वो सारा काम उन्होंने किया, तो वो ठीक है। शिवशंकर कपूर का भी ऐसा ही है, वो कहते हैं जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं और मिल लेते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर लेते हैं। जैसे इस बार उन्हें एक सेशन दिया गया तो उन्होंने किया उसको बखूबी। तो ऐसे ही वो बाकी इधर उधर लोगों से जुड़वाने का काम है वो करते ही रहते हैं वो। तो ये स्थिति है शिवशंकर कपूर की।
इनके अलावा बाकी जैन साहब हमारे मुकेश जी, उनके लिए भी थोड़ा सा जूम का अनुभव बहुत ज़्यादा पुराना था नहीं, हालांकि उन्होंने परचेज़ कर रखा था, लेकिन उन्होंने भी जो एक बर्थडे सॉन्ग होता है उसको प्ले किया अपने यहाँ से और अपने विचार भी व्यक्त किए। और मुकेश जी भी आज भी हमारी कोर टीम में हैं ही। तो ये हमारे समाज के लोग रहे। लेकिन इस कार्यक्रम की विशेष बात ये रही कि जो मैंने पिछले दिनों आपको बताया था ना कि इस मुख्य धारा के कुछ लोग, जो अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े थे, उनसे भी आग्रह किया गया और वो सहर्ष इस कार्यक्रम में मतलब आए और न सिर्फ आए बल्कि अपने विचार भी व्यक्त किए, चाहे वो अनीता मोटवानी जी हों, चाहे जैसे मैंने जिक्र किया था मनोज बम्बानी जी और उनकी धर्मपत्नी सुमन बम्बानी जी। सुमन बम्बानी जी ने तो एक कविता भी अपनी स्वरचित सुनाई थी इस कार्यक्रम में। तो कितना दिल से ये लोग जुड़े थे। आज भी खैर इन लोगों का जुड़ाव कहीं ना कहीं रहता है। और लता गागनानी जी से भी आग्रह किया गया था, वो भी उस कार्यक्रम में आई थी। और उस कार्यक्रम में हमारी रीडर टीम का परिचय देने के लिए जयवंती आसवानी मैडम को कहा गया। उन्होंने सबका परिचय दिया, सभी रीडर्स का अपने अनुभव साझा किए। और उसके अलावा ये हिमांशी बाघमार को भी हमने उसमें जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन नेटवर्क का इशू था तो वो बराबर नहीं जुड़ पाई थी। अली भाई के साथ भी ये नेटवर्क का इशू आ गया था। तो इस तरह से कुल मिलाकर के विनोद भाई के आग्रह पर हमारी श्रीमती जी ने भी एक भजन प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से, और समापन जो उद्बोधन है वो विनोद भाई ने दिया था। विपुल जैन, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने भी आकर के अपने विचार व्यक्त किए थे। तो ये कुल मिलाकर के मिला जुला प्रयास रहा इस पूरे आयोजन का, इस पूरे कार्यक्रम का। और रिकॉर्डिंग क्लब के इतिहास में ये कार्यक्रम दर्ज हो गया। जैसे अभी मैंने कहा ना, जस्टिस फॉर कुलवंत की मुहिम भी एक दर्ज हो गई इतिहास में। इसी तरीके से ये पहला ऐसा वर्चुअल प्रोग्राम था जो कई लोगों ने इसको कन्वेंशन की तरह, एक वर्चुअल कन्वेंशन ही मान लिया था। और 2.5 घंटे का ये महज कार्यक्रम कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। तो ये विशेषता थी इस कार्यक्रम की। इसलिए मैंने कहा आपको कि अंतिम बार प्रयास किया गया। और ये बात जब मैंने कही तो फिर मुझे इस बात को जोड़ना भी तो होगा। उसके बाद ये पूरी टीम कभी भी एक मंच पर साथ नहीं आई। कोई ना कोई व्यक्ति इसमें बाहर ज़रूर रहा। इस कार्यक्रम में भी एक शख्स हमारे जो थे शुरू से साथ में, वो बाहर थे, शरद त्रिपाठी। तो मुझे अब ये तो याद नहीं कि वजह क्या रही, लेकिन शरद त्रिपाठी इस प्रोग्राम में नहीं थे। लेकिन हाँ, इस प्रोग्राम के होने तक वो साथ में ज़रूर थे वैसे। और फिर बाकी जिन लोगों का भी आप नाम सुनते हैं या अब आजकल जो, वो सब उस कार्यक्रम के बाद में फिर या तो सक्रिय हुए या उसके बाद में जुड़े। एक नाम और मैं भूल रहा था, दीपक भाई शापरिया सर, उन्हें भी हमने निवेदन किया था, रिक्वेस्ट की थी, तो उन्होंने भी आकर के बड़े अच्छे अपने विचार व्यक्त किए और अपने ज्ञान के पिटारे में से कुछ मोती उस कार्यक्रम में बिखेरे थे। तो अभी भी हो सकता है किसी का नाम अगर मैं भूल रहा हूँ तो माफ़ कीजिए, लेकिन ये उस कार्यक्रम की कुछ यादें हैं, कुछ झलकियाँ हैं। अब जब लाइव प्रोग्राम की बात चली रही है तो मैं इसको पहला लाइव प्रोग्राम कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोशिश नहीं की गई। और हमेशा आप जानते ही हैं कि कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से रिकॉर्डिंग क्लब को
लोगों तक पहुंचाया जाए या लोगों को रिकॉर्डिंग क्लब के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए जो मौका मिलता था उसको बनाने का पूरा प्रयास रहता था। तो ऐसा ही एक लाइव प्रोग्राम करने का प्रयास किया गया था अगस्त 2019 में। और आप समझिए कि जैसे मैंने आपको कचौरी, समोसे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम और ये सब चीज़ें बताई, इसी तरीके से रक्षाबंधन को लेकर के भी क्या कोई प्रयास किया जा सकता है, लेकिन किया गया था दोस्तों। तो अब वो पूरी कहानी क्या है ये तो इंतज़ार कीजिए। 1822 2040 page 49.540 available 1543 out of list. Home button. अब फ़िलहाल कोई प्रतिक्रिया तो नहीं, लेकिन आज 7 मई के दिन तो मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर साहब की जयंती होती है। 1861 में उनका जन्म हुआ, 1941 में उनका निधन हुआ। 7 तारीख ही जुड़ी हुई रही निधन में भी। 7 अगस्त को निधन हुआ, 7 मई को जन्म हुआ। शांति निकेतन की स्थापना की, हमारे राष्ट्रगान के रचयिता और भारत और बांग्लादेश दोनों के ही राष्ट्रगान के रचयिता, गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज़ विजेता, अनेक कहानियाँ, उपन्यास, गीत लिखने वाले, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने वाले। और कक्षा 11 में मुझे याद आता है उनकी कहानी पढ़ाते हैं हम लोग, लिविंग और डेड। आजकल तो शायद हट गई है, पता नहीं, जीवित और मृत, जिंदा या मुर्दा। बड़ी ही मार्मिक कहानी है, बहुत ही मार्मिक। और मैंने जब उस कहानी को पहली बार पढ़ा तो बहुत ही हिल गया मैं, मतलब अंदर तक। हो सकता है उस समय के समाज में, क्योंकि साहित्य और समाज तो कहीं ना कहीं पूरक होते हैं एक दूसरे के, तो उन्होंने भी कुछ देखा हो अपने जीवन काल में ऐसा, और इसीलिए इस कहानी का आधार बना उन्होंने जो कुछ देखा वो। लेकिन ये कहानी बड़ी मार्मिक लगती है मुझे। खैर, तो आप लोग सब ध्यान रखिएगा अपना, गर्मियाँ बहुत तेज़ हो गई हैं। फिर मिलते हैं किसी और मैसेज में। धन्यवाद। Records button out of list.